नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तस्वीर हुई साफ। 202 नामांकन रद्द। अब 6238 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव चिन्हों का हुआ आवंटन। कूड़ा बीनने वालों के परिवारों को सरकारी लाभ नहीं मिलने का मामला। कोर्ट ने न्याय मित्र को दिए 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। अब 9 जनवरी को होगी सुनवाई। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जागा प्रशासन। डीएम और एसएसपी ने कई दुकानों पर की छापामार कार्रवाई। कई दुकानों को किया सील। उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी पहले किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अब तक 12 के खिलाफ कार्रवाई। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। तापमान में रोज गिरावट। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर। बुजुर्ग और बच्चों को बाहर नहीं निकलने की सलाह। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। डोईवाला तहसील परिसर में सुबह से ही नगर निकाय अध्यक्ष पद पर सहित सभी 20 वार्डों के प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किए गए। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढूंढियाल ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया और मीडिया प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी को किसी धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रसार करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कि आपने हमारे वीडियोस बनाई है, हमने छोटे छोटे एक घोषणा पत्र भी अभी आपको दे देंगे। मैंने पहले भी बताया कि हमने वही मुद्दे उसमें रखे हैं जो पूरे हो सकते हैं। कोई भी एक मुद्दा उसमें नहीं ऐसा नहीं है जैसे सीसीटीवी कैमरा हर एक चौक पे लग सकता है। एक गौशाला का जो निर्माण है वो हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे थोड़ी पेयजल की दिक्कत है वो पूरी हो सकती है, और हमारे यहाँ पर जो गलियाँ टूटी हुई हैं, बहुत बुरी स्थिति है, वो हो सकती है। हमें आज चुनाव निशान आपने देखा होगा, आज केतली मिला है, तो कोई बात नहीं, जो बिहारी जी की इच्छा होगी वो हमें स्वीकार है। सर्वप्रथम अपनी क्षेत्रीय जनता को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, पिछली बार तक तो हम पार्टी प्रत्याशी थे, किसी दल से बिलोंग करते थे, लेकिन इस बार किसी दल से नहीं, जनता के बल से चुनाव मैदान में हैं। और आज चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ है, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया है, जिसमें कि वायुयान हवाई जहाज चुनाव चिन्ह दिया गया है हमको। और अब इस चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच में जाएंगे। विगत 5 वर्षों में जो कार्य किया है, कोरोना काल में जो कार्य किए हैं, जनता के बीच में हमारे सारे कार्य जनता के समक्ष पहले ही दिखे हैं कि क्या कार्य हमने किए हैं। उसी के बलबूते जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी बात रखेंगे। एक अब नाराजगी तो ऐसा है कि उन लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ में भेदभाव कर दिया। जो नए नए लोग आए हैं, जिन्होंने एक दिन भी बीजेपी में अपना सहयोग नहीं दिया है। मैं 22 साल से पूरा सहयोग कर रहा हूँ, और उन लोगों ने टिकट उनको दे दिया जो एक दिन भी इसमें सक्रिय नहीं रहे बीजेपी में, और कभी भी उन लोगों ने जो है बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखा। अब वो पता नहीं किस दम पे उनको टिकट मिला है, तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है, और मैंने इसलिए जो है उस दल को छोड़ के मैं निर्दलीय लड़ा हूँ और मेरा काम बोलेगा। देखिए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का लास्ट डे जो होता है वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस तक होता है, जो कि अब क्योंकि हमारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो पूर्व में सभी के नाम जोड़ दिया गया। देखिए, बैलेट का जो नमूना है वो हमारे नोटिस बोर्ड पे भी रहेगा। इसके अलावा हम विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तरीके से कौन सा सही तरीका है वोट डालने।
मैम आम मतदाताओं के यही अपील रहेगी कि इलेक्शन के दिन ज़रूर वोटिंग वाले दिन आप अपने बूथ पे जाके वोट डालें। राजधानी देहरादून में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी, कई बार जेल गए हैं, लाठी डंडे खाए हैं और इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित तौर पर मिलेगा और जीत हमारी होगी। अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं तो सबसे पहले जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का भी जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज चर्चा ये है कि पब्लिक के बीच में कि कांग्रेस ने एक आंदोलनकारी का सम्मान करते, जो शहीद हैं उनका भी सम्मान करते हुए एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और बहुत बेहतरीन टिकट दिया है। और मेरे को लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब इस बार जो है आपकी जीत सुनिश्चित है। जनवरी में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नितेश डांगर ने लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष पद के सभी 6 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा को पार्टी का सिंबल कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रंजीत अधिकारी को हाथ का पंजा और इनके अलावा निर्दलीय राजेंद्र पुनेठा को गैस सिलेंडर, नरेश कनौजिया को ईंट, भूपाल सिंह को मेहता को घंटी और एडवोकेट विपिन पुनेठा को कोर्ट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। साथ ही एसडीएम ने बताया आगे की चुनाव प्रक्रिया शासन के निर्देशों के तहत की जाएगी। अनुसार आज उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाने थे, जो संपन्न हो चुका है, जिसमें 2 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार थे। श्री गोविंद वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत अधिकारी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके अतिरिक्त 4 हमारे यहाँ निर्दलीय थे। श्री नरेश कनौजिया को ईंट मिली है, भोपाल सिंह मेहता जी को घंटी मिली है, राजेंद्र पुनेठा जी को गैस सिलेंडर मिला है और विपिन पुनेठा जी को कोट मिला है। आज जो हमारे यहाँ प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। इसके अतिरिक्त जो आयोग के निर्देशानुसार आगे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा या जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने देर रात काशीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली में अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 23 जनवरी को पूरे प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने हैं और 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साथ नेताओं ने कमर कस ली है। तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए शासन प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। कई विषयों पर बात करनी थी, क्राइम पर भी बात करनी थी, पुलिस की प्रेजेंस पर बात करनी थी, यातायात और सुरक्षा से संबंधित भी था और एक मुख्य विषय जैसा कि आपने बताया चुनाव भी था, जिसमें कि आज प्रत्याशियों के नामांकन के बाद और उनके नाम वापसी के बाद अब पूर्णतया चुनाव की तैयारियों में भी प्रत्याशी भी और पार्टियां भी लग गई हैं और पुलिस भी लग गई है।
तो उन बूथों को देखना और उनका भौतिक सत्यापन करना, उनमें वहाँ उन जिन जिन बूथ पर कोई समस्या आ रही है उसका भी जानकारी लेना, तो इन थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के माध्यम से हमने आज किया। और चुनाव संबंधी जो निर्देश हैं उनके विषय में भी अपने कर्मचारियों को बताया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए सोना साबित हो रही है। विगत दिनों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विजिट के दौरान सीएम ने चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित तमाम रेखीय विभागों के अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में मशरूम उत्पादन जैसे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश दिए थे, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और लोगों को स्वरोजगार मिल सके। प्रशासन द्वारा इस दिशा में काम करने पर मशरूम की खेती काश्तकारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी ने जिले में मशरूम मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्णप्रयाग से लेकर भराड़ीसैंण तक के गांव को मशरूम बेल्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। नवाचार के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी खेती गांव में 100% अनुदान पर 8 मशरूम टनल बनाए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमित्र नवनीश नेगी को इन लोगों से मिलकर इन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तिथि नियत की है। बीते रोज हुए आदेश पर निदेशक शहरी विकास कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। उनके द्वारा कहा गया एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 549 कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उनमें से कई के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी है और वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। माननीय न्यायालय के पिछले दिन के आदेश के परसुएंट में आज जो है डायरेक्टर पुनः उपस्थित हुई थी माननीय न्यायालय में, और न्यायालय ने कहा कि पिटिशनर के काउंसिल से, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके काउंसिल से आप व्यक्तिगत रूप से रेड पिकर से मिलें और 9 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई 9 तारीख को फिर से होनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो रेड पिकर से कूड़ा बीनने वाले लोग हैं तो वो बड़े बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उनको जो है पोषण का अभाव है, उनके साथ रहने का, रिहाइश का अभाव है और काफ़ी उनके साथ समस्याएं हैं। तो क्योंकि वो समाज के अभिन्न अंग हैं तो इसलिए जो है कोर्ट का ये कहना है कि उनकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। अगली खबर की ओर, उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी दून मेडिकल कॉलेज ने साफ सफाई रखने के मकसद से मरीजों के लिए कलर कोडेड बेडशीट की शुरुआत की है। इसके तहत हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग की बेडशीट दी जाएगी। अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से कर्मचारियों को आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी चादरें बदलनी है। इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही ये पक्का किया जा सकता है कि मरीजों को हर दिन साफ चादरें मिले। कई तीमारदारों ने अस्पताल के इस पहल का स्वागत किया और मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान देने की तारीफ की है। अस्पताल अधिकारियों को उम्मीद है उनकी ये पहल राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी लागू की जाएगी। 7 दिन की 7 चादरों के कलर दिए गए हैं, जिससे वो डेली चेंज होंगी तो एक सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही मरीजों के लिए भी एक ये सुविधा रहेगी कि उनको इन्फेक्शन ना फैले। और पूरा आप देखेंगे तो पूरे अस्पताल में आज येलो कलर की चादरें हैं, कल वो हल्के ब्लू कलर की होंगी, आगे डार्क ब्लू कलर की, मंडे में वो सफ़ेद रंग की होंगी। इसमें ट्यूसडे का पिंक कलर रखा गया है रेड की तरफ मिलता हुआ, और बुधवार को ग्रीन कलर है। तो ये एक इनिशिएटिव मरीजों को साफ सफाई व्यवस्था के लिए और एक पूरे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी रहे इसके लिए किया गया है। उत्तराखंड में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामला तब प्रकाश में आया जब देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। साथ ही पूर्व में भी इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कुल मिलाकर 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 आरोपियों को
41A CRPC नोटिस भी तमील किए गए हैं। आपको बता दें, ये आरोपी एक प्रतिष्ठित वेबसाइट के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने का काम करते थे। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का कर्मचारी बताकर रजिस्ट्रेशन वीजा के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर पूछताछ करने में जुट गई है। Naukri.com है, उसके माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर जो है काफ़ी सारे लोगों से धोखाधड़ी करी है इन लोगों ने, जिसमें एक जो है हमारे यहाँ के भी थे जिन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई, जो जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024 की, और इनसे उन्होंने 22,96,000 रुपये ठग लिए थे। एसटीएफ का मैंडेट ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं स्टेट के, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन सीसीपीएस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एसटीएफ में है ये करता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। विकास भारद्वाज इसमें हमारे आईओ हैं। इसमें अभी इन्होंने 2 लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया है और इसमें 4 लोगों को 41 का नोटिस भी दिया है, और पूर्व में भी इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए थे। और ये जो अरेस्ट किए गए हैं लोग, इनके पास से अभी 17 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप और दर्जनों सिम जो है बरामद किए हैं, क्योंकि अभी भी ये ठगने का काम इनका जारी है। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर ज्वालापुर सहित कई क्षेत्र में दुकानों और गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कार्रवाई के दौरान चाइनीज मांझा रखने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और दोषी दुकानों को भी सील किया जा रहा है। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी चाइनीज़ मांझा बरामद किया जा रहा है वहाँ पे उसको सील करा जा रहा है ताकि नष्ट कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर लोग देखिए, सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज़ मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें। मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है सीधा सीधा। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनकल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जो चाइनीज़ मांझा जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है। वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो संबंधित सेक्शंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब कभी भी दोनों की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गई है, इसलिए ये जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की है, इसीलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाए। जी, आज इसमें अब्दुल मलिक के खिलाफ 3 एफआईआर थी मनभूर कांड से संबंधित, और उनके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ भी 3 एफआईआर थी उसी कांड से संबंधित, जिसमें आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई। लगभग 1 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रामनगर वन प्रभाग के देचोरी रेंज के चुनाखान वन चौकी में वन आरक्षी अंकुश कुमार का शव पंखे से लटका हुआ मिला। इसकी सूचना वन कर्मियों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को सूचना देने के बाद अंकुश के परिवार वालों को सूचना दी। सुषमा के बाद अंकुश के परिवार में कोहराम मच गया। सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया, हमारे द्वारा मामले की जानकारी अंकुश के परिजनों को दे दी गई है। उन्होंने कहा उनके परिजनों के पहुंचने के बाद ही दरवाजा तोड़कर उनके परिजनों के सामने ही जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, हम रोज की भांति हम एक साथ काम करने जाते थे जंगल में। तो जब मैं यहाँ पे आया तो दरवाज़ा खुलवाया तो दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे वो। काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा।
उसके बाद ये पड़ोस के लोग आए, उन्होंने बताया कि मतलब मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये अंकुश क्यों नहीं उठा करके ना, तो बोले साहब ये तो सुबह दिखाई नहीं दिया, अभी तो दरवाज़ा बंद ही है। फिर मैं जब तक ये डिप्टी साहब के यहाँ में आ गया, डिप्टी साहब से कहा सर वो अंकुश तो खड़ा नहीं हो रहा, बोल नहीं रहा है। बोले क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, फ़ोन भी 2-3 बार फ़ोन मैंने करा तो उनका फ़ोन घंटी जा रही थी लेकिन वो आवाज़ नहीं निकली। तो इतनी देर में जब तक वो पड़ोस के वो जो फौजान सिंह हैं, तो उन्होंने पीछे से खिड़की से देखा, उन्होंने आकर के बोले यार इन्होंने तो वो आत्महत्या कर लिया है। तो मैं और डिप्टी साहब अपने यहाँ से दौड़ते हुए गए, देखा वहाँ से। फिर हमारे डिप्टी सर ने मतलब हमारे आर.ओ. सर को अवगत कराया, फ़ोन से ना दूरभाष से अवगत कराया। उसके बाद फिर आर.ओ. सर हम यहाँ से पुलिस स्टाफ को लेकर के हम मौके पे आए और वहाँ पर ये सब देखा। फिर हमारे सभी अधिकारी लोगों ने इनके घर वालों को सूचना दे दिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई अब जारी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।